Hello friends, I welcome you all in today's The Hindu News discussion. It is Friday, 25th September 2020, and most important news for today is India-Pakistan trade charges at SAARC CICA meets. तो यहाँ पे सार्क के बेसिस पे अपन को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। इंडिया एंड पाकिस्तान जो है उन्होंने टेररिज्म के बेसिस पे इंडिया ने अपनी बात रखी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में। अब अपन यहाँ पे सार्क के बारे में देख लेते हैं नोट्स के बेसिस पे। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसमें 8 कंट्रीज़ हैं और इसका जो डिक्लेरेशन है वो 8 दिसंबर 1985 इसकी शुरुआत एक आइडिया से हुई थी कि साउथ एशिया में एक रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए। इसके कंसल्टेशन के बाद जो 7 फाउंडिंग कंट्रीज़ थी, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो 7 कंट्रीज़ थी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, और वो फर्स्ट टाइम मेट हुई कोलंबो। उसके बाद अफ़गानिस्तान न्यूएस्ट मेंबर है, 13 एनुअल मीटिंग में बना, और हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट जो है सार्क का वो काठमांडू, नेपाल। सार्क में 8 मेंबर्स हैं और इनका कोऑपरेशन रहता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, टूरिज्म में, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, कल्चर एंड अदर इशूज़। तो ये अपना सार्क का डिस्कशन था। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 12 परमिटेड टू गो टू स्कूल फ्रॉम October 1st, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल फॉर अस। देन not important news, over 20 police officers targeted for in cyber fraud. We are seeing that common people are not safe, but police is also not at the safer place in this. They are also being targeted and no victims. It is news from Chennai, वहाँ पे 20 पुलिस ऑफिसर्स को परेशानी हुई। द नेक्स्ट वन इज SCRC कॉल्स फॉर रिपोर्ट ऑन TNHB ऑफिशियल थ्रेटनिंग रेसिडेंट्स ऑफ पीटर कॉलोनी। ये तो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अपने लिए इम्पोर्टेंट है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो उसको अपन अपने नोट्स के बेसिस पे कर लेते हैं। NHRC वैसे SHRC आया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद है IITM डेवलप्स इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर। IIT मद्रास ने एक इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। सच अ डिज़ाइन, फैब्रिकेशन एंड पोस्ट सिलिकॉन बूट अप were taken up in India. The design of the microprocessor, motherboard, printed circuit board design, assembly and post silicon boot up were done at IIT Madras. The foundry specific pack design and fabrication were undertaken at the Semiconductor Laboratory of Indian Space Research Organisation in Chandigarh, and manufacturing of this motherboard was done at Bengaluru. Shakti Mosaic SOC was constituted the heart of an indigenously developed motherboard called Adrox 1.0। ये थी इसकी न्यूज़। देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है NHAI to provide solar lighting along roads. National Highway Authority of India will be providing solar lighting. NHAI to provide solar lighting along roads. National Highway Authority of India is looking to install solar lights along its roads to the states. तो अपने लिए न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये UPSC जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स एंड रोड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ accomplished construction of 3,979 km of national highway
in the financial year. About National Highway Authority of India, NHAI was constituted by the Act of Parliament in 1988 under the administrative control of Ministry of Road and Transport and Highways. The authority, however, became operational in 1995. NHAI को सेटअप किया गया था सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे डेवलप, मेंटेन, मैनेज करने के लिए नेशनल हाईवेज। देन इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे 1 in the 5 UTs as anti-COVID-19 एंटीबॉडीज सीरो सर्विस। एंटीबॉडी टेस्ट के बेसिस पे ये न्यूज़ है। एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कितना वायरल लोड है एक पर्सन के अंदर। अगर एंटीबॉडी बन गई है मतलब वायरस वहाँ पे बॉडी में था। अब यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के बीच में मिलिट्री टॉक्स जो हो रही हैं उससे कन्फ्रंट्रेशन को अवॉइड किया जा रहा है और ये एक चैलेंज है। India China have agreed to stop sending more troops to the front line is a welcome step towards setting pause on the raising tension along the LAC। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, गलवान वैली, पेंगोंग सो लेक, जोगरा हॉट स्प्रिंग एंड डेप्सांग। और इस इधर पे बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ है और अपना 4 बॉर्डर एग्रीमेंट चाइना के साथ है 1993 से, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अपन इसको नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं इंडिया एंड चाइना का जो रिलेशन है। पेंगोंग सो लेक जो है वो 135 किलोमीटर लॉन्ग लेक है, लोकेटेड एट द हिमालयस एट अ हाइट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4350 मीटर, स्ट्रेच अबाउट इंडिया टू चाइना। उसका जो 45 किलोमीटर का हिस्सा है मतलब 1/3 जो हिस्सा है वो इंडिया के साइड आता है और 2/3 जो हिस्सा है वो चाइना 90 किलोमीटर कंट्रोल करता है। इट वो फॉर्म्स फ्रॉम टेथिस जियोसिंक्लाइन। इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बाय इटसेल्फ। द लेक डज नॉट हैव मेजर टैक्टिकल सिग्निफिकेंस बट टाइज विद द चोसुल अप्रोच। वहाँ पे एक चोसुल नाम का एक प्लेस है जहाँ से चाइना इंट्रूड कर सकता है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। Then India-China border. India and China is having border 3488 किलोमीटर, बट एंटायरली जो बाउंड्री है वो अनफॉर्चुनेटली डिस्प्यूटेड है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में सर हेनरी मैकमोहन ने जो लाइन बनाई थी वही है मैकमोहन लाइन। इन 1913 द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट had held a tripartite conference in which the boundary between India and Tibet was formalized after a discussion between India and the Tibetan. The convention was adopted which resulted in the delimitation of the Indo-Tibetan boundary. The boundary is however disputed by China with terms of its as illegal. और 1957 में जैसा कि आपको पता है चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया स्काई चिन और उसके बाद वॉर हुआ। देन आफ्टर दैट इशू को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। सबसे पहले 2 कंट्री के बीच में रीअप्रोचमेंट हुआ 1976 में, हायर बॉर्डर लेवल टॉक हुई। फिर उसके बाद 1981 में सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, देन उसके बाद अगेन टॉक 8 राउंड की टॉक हुई 1987 में। 1988 में अपने जो प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी वो गए थे जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग में। Then 1993 the agreement on maintenance of peace and tranquility along the line of actual control. इंडिया चाइना एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया 1996 में, एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। Then 2003 2 special representative, one each from India and China, were appointed to find a political solution. Then till 2009 those 2 special representative had 17 round of talk but seems they have made much headway. और रिसेंटली जो अजीत डोभाल जी हैं उनको भी स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया गया। तो ये अपन ने फर्स्ट एडिटोरियल और ये जो सेकंड एडिटोरियल है उसका कंबाइंड यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट इज FCRA। अभी गवर्नमेंट ने एक FCRA अमेंडमेंट लॉन्च किया है जिसके बेसिस पे कोई भी पर्सन अगर फॉरेन फंडिंग लेता है तो उसको
आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। द फॉरेन हैंड अमेंडमेंट्स टू FCRA ड्राफ्टेड विदाउट, अब यहाँ पे कंसर्न है, ऑथर का कंसर्न ये है कि जो FCRA का लेजिस्लेशन है वो बिना किसी कंसल्टेशन के, स्टेक होल्डर के साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया और पास कर दिया गया, और लिमिटेड डिस्कशन हुई उसमें पार्लियामेंट में, जिससे कि सिविल सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा आहत है, और साथ ही साथ में जो भी उसमें एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसमें बहुत बल्क ऑफ मनी बाहर से आता है जो इंडिया के डेवलपमेंट में ही खर्च होता है। ठीक है। और बीजेपी ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने बहुत आरोप भी लगाए हैं कि इससे जो रिलीजियस कन्वर्जन के लिए मनी यूज़ होता है। ठीक है। फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने बोला है कि ये जो न्यू लॉ है वो इनकम्फर्टेबल है विद द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। अब इसके अपन कुछ प्रोविज़न्स देख लेते हैं कि क्या प्रोविज़न है आखिर FCRA एक्ट में। FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलप, GS2 का ये टॉपिक है। फॉरेन फंडिंग फॉर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया is regulated under FCRA Act and is implemented by Ministry of Home Affairs. The Act ensures that recipients of foreign contribution adhere to the state purpose for which such contribution has been obtained। और ये एक्ट जो है वो ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगी कोई भी व्यक्ति फॉरेन से इंडिया में जो फंड भेजता है उसको। अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 years। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो मिलता है उसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। और जो एक्ट है वो एक इंटरनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, तो इसलिए ये होम अफेयर के अंडर आता है, RBI के अंडर नहीं आता। अब FCRA में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या प्रोविज़न किए गए हैं? सबसे पहला प्रोविज़न है प्रोविज़न टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अंडर द एक्ट सर्टेन पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जैसे कि कोई एडिटर है, इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर है, जजेस है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, और द बिल एड्स पब्लिक सर्वेंट्स टू दिस लिस्ट। पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूड एनी पर्सन हु इज सर्विस और पे और द गवर्नमेंट। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसमें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति को जो फंडिंग मिली है वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। देन आधार फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार की ज़रूरत है। ठीक है। और प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ FCRA अकाउंट, और FCRA अकाउंट वो एक सिंगल ब्रांच में खोल सकते हैं जहाँ पे उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा, बट वो उसको यूज़ करने के लिए मल्टीपल ब्रांचेस में, अलग अलग बैंक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन में रिस्ट्रिक्शन है कि uses of unutilized foreign contribution for person who have granted prior permission to receive such contribution, हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी। then renewable of license, every person who has given a certificate of registration must renew certificate within 6 months of expiration। 5 years का ऊपर पीरियड था तो उसको 6 मंथ के अंदर फिर से रिन्यू कराना ज़रूरी है। देन रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, जैसे ऑफिस बनाना है, कोई काम करना है, उनका घर देना है जो वहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में 20% ही पैसे खर्च किए जा सकते हैं। देन सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, द बिल एड्स अ प्रोविजन अलाउइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पर्सन अ पर्सन टू सरेंडर देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इस तरह से ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट है वर्कर सेफ्टी डिजर्व अ सेकेंड लुक। अब इधर पे इन्होंने बताया है कि कैसे एक पेशेंट्स की जो केयर है जो वर्कर करते हैं, अगर वो ध्यान नहीं रखते तो पेशेंट्स को कहीं पे इंजेक्शन लगा देते हैं, कहीं पे भी, ये मतलब पेशेंट्स की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है वो बहुत ही मतलब कहीं रॉन्ग मेडिसिन दे दी जाती हैं कहीं पे। एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी शो कर रही हैं कि जो कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो 2400 घंटे काम करते रहते हैं, तो इससे उनसे मिस्टेक हो जाती है, तो वर्कर्स की सेफ्टी उसके उतने अच्छे से नहीं हो पाती। और इसमें आगे दिया हुआ है पॉलिसी मेकर को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए स्टाफिंग, को डिज़ाइनिंग फंक्शनल एंड सेफ वर्क प्लेस एंड एथिक्स इन हेल्थ केयर।
Then we can help improve patient safety by taking systems approach and promoting a culture of health worker safety and well-being. अब यहाँ पे APMC एक्ट के बेसिस पे डिबेट दी हुई है. द विल हैव, अब ऑथर का कहना है, जो डिबेट कर रहे हैं उनका कहना है कि बिल में कुछ कमियां हैं. लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड रिपोर्टिंग, दे आर समवॉट नॉन ट्रांसपेरेंट. द सेकेंड इज वॉट दे डू नॉट से, you can't have marketing wills that are devoid of larger context of अब स्टेट का जो इंटरवेंशन है वो कम हो जाएगा, सिंस उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया और कोई रेगुलेशन उनके ऊपर नहीं रखा है. तो अब दूसरी चीज़, प्राइस डिसाइड करने के लिए वो लोग रेफरेंस पॉइंट तो अभी भी APMC मंडी को ही रखेंगे. वो प्राइस समवॉट उससे लेस और मोर देंगे फार्मर्स को, इससे फार्मर्स को फ़ायदा नहीं हो पाएगा. प्लेयर्स विल प्रेफर टू ट्रेड आउटसाइड द मंडी बिकॉज, और जो भी फार्मर्स हैं वो तो मंडी के बाहर ही अपना सामान बेचेंगे. देन न्यू ट्रेड एरिया, देयर इज़ नो रेगुलेशन, नो डाटा, ट्रांजैक्शन आर इनविजिबल इन करंट APMC सिस्टम. इवन विथ इट फ्लॉड, एट लीस्ट देयर इज़ अ सम रिकॉर्डिंग एंड ग्रीवेंस रिडर्सल. कुछ रिकॉर्डिंग, अभी जो करंट सिस्टम था पहले APMC का ओल्ड रिजीम में, वो सिस्टम एक हद तक अच्छा था. उसमें पता चलता है कितने किसान आया, उसने क्या बेचा, उसकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या परेशानियां हैं. बट करंट बिल जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दे रहा है कि वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं. फार्मर्स जो हैं वो अब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, साथ में मार्केट जो है वो स्लैगिश है. उनका जो प्रोड्यूस है वो हाई रेट पे तो बिकेगा नहीं अभी, और कोविड-19 के बेसिस पे वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नमेंट अर्लियर विच टॉक्ड अबाउट रिप्लेसिंग द, गवर्नमेंट के पास ये डॉक्यूमेंट रखे गए थे कि वो फूड कॉरपोरेशन इंडिया को रिप्लेस करके PDS सिस्टम ही लॉन्च करेगी, जिसमें कि उनको कैश ट्रांसफ़र दिया जाएगा. देन इसके बेसिस पे इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था. अब यहाँ पे MSP का है, तो MSP के बारे में बोला जा रहा है कि MSP जो है, जो न्यू रिजीम है उसमें भी MSP गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए. तो उसके लिए सप्लाई चेन में ग्रीन सप्लाई चेन रखनी चाहिए ऐसी, जो इसको अपन रीयूज़, रिसाइकल और कभी कभी तो रिफ्यूज़ भी करना चाहिए. ओनली थ्रू ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कैन पीपल बी अर्ज टू वर्क टूवर्ड्स लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट. और ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो कैसे ये सब चीज़ें कर रही है. सो दैट वाज इन टुडेज़ डिस्कशन. थैंक यू वेरी